सबसे आपने किया है, लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया आपका। लेकिन मैं आपके अनुरोध को पूरा करूंगा और सिंगल शॉट में खेलूंगा, इसके बाद आपके हवाले। दरअसल कुछ बातें कल से ऐसी हैं जो भ्रम बनाए हुए हैं। एक तो ये बात कि हम कृष्णा सुप्ती का परिवार हिंदुस्तान में रहा और पाकिस्तान जाने उन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये धारणा गलत है। पूरा परिवार पाकिस्तान जाने को तैयार था क्योंकि अवसरों की वहां पर के लिए जा रहे थे, लेकिन एक मुसलमान दोस्त था उनके पिता का और उन्होंने मना किया था कि वहां जाना उचित नहीं है। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं सत्ता की, साहित्य की और स्वतंत्रता की, तो जरा हमें अपने बारे में भी देखना चाहिए कि हम कितना स्वतंत्रता का मान रखते हैं, कितना स्वतंत्र होने का भाव हमारे अंदर है। और जब मैं स्वतंत्रता की बात कहता हूं तो स्वतंत्र होने का मतलब है कि हमें जिम्मेदारियों का एहसास, हमें दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके हम स्वतंत्रता की बात करने के हकदार नहीं हैं। और कृष्णा सुप्ती को पढ़ते हुए हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ उनका गुणगान नहीं करूंगा, उनकी रचनाओं का उल्लेख करूंगा, लेकिन उनके समानांतर जो और लोग हैं, मंडो साहब भी गए थे, हबीब जालिब ने वहां से लिखा, वो क्या देखते हैं। जो बाकी उपन्यास है उनकी नेम ड्रॉपिंग भी नहीं करूंगा, तो आपको मैं कुछ सुनाता हूं और फिर बात करता हूं। 1948 में एक डायरी आती है, उस डायरी को लिखा है फिक्र तौसवी ने। 3 महीने की डायरी है जिसका सवा दीवान ने इंग्लिश में अनुवाद किया था, और अभी हमारे एक दोस्त हैं जाहिद खान, वो उर्दू से हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। एक अंश सुनिएगा। आओ फनकारों, अदीबों आओ, हमें एक नया काफिला बनाकर आगे बढ़ें। उधर से हिंदुस्तान के अदीब तिरंगा लिए हुए आगे बढ़ें। हम दोनों का मिलाप ढाके की सरहद पर हो और हम एक दूसरे के झंडे को तब्दील कर लें। हिलाली परचम यानी चांद सितारे वाले झंडे लिए हुए हिंदुस्तानी अदीब पाकिस्तान की तरफ बढ़ जाएं और हम तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तान की तरफ बढ़ते चले जाएं। इसके समानांतर जो मंटो की राइटिंग है, जो चचा सैम के नाम जिन्होंने 8 खत लिखे थे, उसमें भी उन्होंने हिंदुस्तान की बात की है। अधिकतम जो उनके अफसाने हैं वो पाकिस्तान जाने के बाद हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर के लिखे गए हैं। अब एक और उदाहरण देखिए, हबीब जालिब साहब की का एक बार एक कार्यक्रम था और उसमें उन्होंने कुछ पढ़ा था, कराची में हुआ था मुशायरा, तो उसमें इस तरह है कि सरे मेंबर वो ख्वाबों का महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। और अगला बंद दिखेगा कि हंसी आंखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूं, वो जिक्र वादे कश्मीर करते हैं। आप देखिए कि जो अदीब हैं वो बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ खाली कृष्णा सुप्ती बात नहीं कर रही हैं। जरा समानांतर रखिए तो उस समय का जो पूरा अदीबों का एक ग्रुप है वो जो सरहदें बटी हैं उसको स्वीकार नहीं करता है। और कृष्णा सुप्ती बार बार कहते हैं कि सरहदें बनाई जा सकती हैं, मुल्क बटा नहीं करते हैं। और मुल्क बटने का जो विरोध है वो दोनों तरफ के अदीबों ने किया है। एक जानकारी और, 1857 की बात करते हैं। 1857 में लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और वो जब गई हैं मिलने के लिए तो सबसे पहले किससे मिली हैं? हिंदू राजाओं से मिली हैं। एक 16 साल का लड़का है जो जिसकी भी शादी हुई है लखनऊ से महज 15 किलोमीटर दूर, उसने कहा था कि बेगम साहिबा हमसे क्या खता हुई कि आप हमारे यहाँ चलिए रात में। एक किसी को भेज दिया होता, मैं आपके अगर कभी हमें गुस्ताखी की होती तो आप तब आपको आना चाहिए था। आप सोचिए कि विश्वास है। मौलवी अहमदुल्ला शाह का सिर्फ ये योगदान नहीं कि उन्होंने नेतृत्व किया, बंगाल से लेकर के जो पूरा रूट था दिल्ली आने तक मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बनाया था। उनका देखा हुआ तो जो गांव गांव की उन्होंने यात्रा की थी। इसके साथ एक और उन्होंने काम किया था, उन्होंने उस समय रोटियां बनाई थी जो गांव गांव चल करके बांटते थे और ये मैसेज पहुंचाते थे। इसका मतलब है कि साजी संस्कृति की जो बुनियाद है बहुत गहरी है। कृष्णा सुप्ती जब हम पढ़ते हैं तो इस साजी संस्कृति के विभिन्न रूप
उनके साहित्य में बिखरे पड़े हैं, और वो बिखराव अगर हम समेट लें उन सारी चीजों को, तो हमें आजादी का मायने, साहित्य का मायने और स्वतंत्रता का जो मायने है वो सही समझ में आएगा। एक और बात की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं कि उनकी बहुत सारी जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, इनका बहुत जिक्र है, लेकिन आपको मार्फत दिल्ली में एक कविता उन्होंने कोट की है, वो है बंटवारा, बाट बंटवारा, जिसमें उन्होंने मुल्क के बंटवारे से क्या क्या कुछ घटता है उसकी बात करते हैं। एक किसान का जब खेत बंटता है तो जो घर का मालिक है, जो मुखिया है, उसे कितना दर्द होता है, लेकिन जब मुल्क बढ़ता है तो उससे भाव कई हजार गुना बढ़ता है। वारिस साहब बांटे नहीं जा सकते, बाबा फरीद बांटे नहीं जा सकते, गुरु नानक बांटे नहीं जा सकते, और कबीर बांटे नहीं जा सकते। बाबा फरीद आज भी गाए जाते हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। बुल्ले शाह यहाँ भी हैं वहां भी हैं, तो हमने बांटा किसको? हमने मुल्क बांटा, मुल्क नहीं बटा, सरहदें हमने बनाई। जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि उन्होंने बंटवारे का बहुत दर्दनाक वर्णन किया है, उसमें कुछ छिपा हुआ है। वो छिपा ये है कि इसके साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने बंटवारे का हमेशा विरोध किया। और फिर मैं आपको मंटो साहब का एक किस्सा सुनाता हूं। किस्सा यह है कि मंटो साहब और साहिल लुधियानवी साहब दो लोग थे, और फिक्र तौसी जिनका नाम भाटिया साहब था, वो तौसा लाहौर में थे, तौसा के रहने वाले थे। वो जब दो लोग आते हैं उनको मारने के लिए कि ये हिंदू है, तो कहते कि नहीं ये मुस्लिम, आप नाम देखिए फिक्र तौसवी, तो कहते कि मैं जानता हूं, तो कहा कलमा पढ़ के सुनाओ, तो कहा वो सुनाते हैं। तो कह ये बताओ कि नमाज पढ़नी आती? तो कहा बोले तुम बताओ तुमको आती? तो कहा मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी मुसलमान हूं। इसके बाद साहिल लुधियानवी साहब कहते हैं कि अब तौसवी साहब मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये लोग यहां तक आ गए हैं। और जाते जाते कहते हैं कि कल मौलवी से अपना सर्टिफिकेट लेकर के आना कि तुमने धर्मांतरण कर लिया, तब मैं तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो एक हिंदू यहां पर नहीं रह पाएगा। अगला यह है कि तौसवी साहब को भेजने के लिए आते हैं साहिल लुधियानवी साहब, और जब लौट के जाने लगते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान नहीं है, मेरा मुल्क ये है जहां मैं पैदा हुआ, मैं लौट करके आऊंगा, मैं चाहता हूं कि इस शिविर को छोड़ूं और मैं तुम्हारे पास लौट आऊं। आप सोच के देखिए कि क्या फिक्र तौसवी साहब ने स्वीकार किया? उस समय के जितने भी अदीब हैं उन्होंने मुल्क के बंटवारे को स्वीकार नहीं किया, और बार बार साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति की, बार बार इसका विरोध किया कि मुल्क नहीं बंटते हैं। आप कृष्णा सोबती के साहित्य को देखो, बार बार वो साझी संस्कृति की बुनियाद पर बात करती, और जब भी साझी संस्कृति पर चोट आता है हमें एक क्रम से देखना चाहिए। आपातकाल, 92, गोधरा, इसके बाद आज का समय, इन सभी मौकों पर कृष्णा सोबती की आवाज सबसे अलग है, सबसे आगे है। हम उनको इस रूप में खारिज कर दें कि वो अभिजनवादी हैं इस तरह से, लेकिन हमें इस क्रम में जो उनकी उपस्थिति, जो उनके पत्र हैं, अगर हम पढ़ लें जो महामहिम के नाम लिखे हैं, तो हमें पता चले कितनी जिम्मेदारी के साथ लेखक होने का जो एक गर्व है हम सबके अंदर भरता है कि लेखक का दायित्व ये होता है। कृष्णा सोबती को पढ़ना अपने समय को पढ़ना है कि जो कुछ चल रहा है उसमें लेखक की भूमिका क्या होती। ऐसे ही नहीं है कि उनके लिए शब्दों के मायने होते, शब्द उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि रचनाकार और रचना के बीच द्वंद्व होता है। कई बार रचनाकार पीछे हटता, पछाड़ खाता, और कई बार रचना आगे निकल जाती। आप समय के साथ जरा जोड़ करके देखिए, कृष्णा सोबती कई बार अपने समय की चुनौतियों को जिस तरह से डील करती हैं, हम में से कितने लोग हैं अपने समय में जितनी मुखरता के साथ और हमें कोई देखने को मिलता हो। किसी एक सप्ताह की बात नहीं है। यूपीए सेकेंड के टाइम में उन्होंने महामहिम के नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए पत्र लिखा था, जो कविता की शैली में है। इसका मतलब यह है कि वहां पर हर शब्द के अगर घराने की बात की गई है, आप पूरी कविता उठाइए, एक एक आपको पंक्ति बताएगी कि इसमें सक्रिय जो विरोध है, सक्रिय जो एक उपस्थिति है एक रचनाकार की, वो हमें देखने को मिलती है। एक और बात,
स्वतंत्रता इस पर नहीं है कि हम आजाद हुए, स्वतंत्रता इसकी भी है कि हमें स्वतंत्र होने का मायने अपने क्या क्या लिया। आप संस्कृति को पढ़िए, आप साहित्य के जो अलग अलग उनकी जो विधाएं हैं उसमें बहुत हद तक वो स्वतंत्रता लेती हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि साहित्य की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। साहित्य को मानक बदलने पड़ेंगे, आलोचना को मानक बदलने पड़ेंगे, लेकिन कृष्णा सोबती ने अपनी रचना की जो स्वतंत्रता है उसको अहमियत दी। बार बार उनके उपन्यासों में कविताएं आती हैं, आप उन्हें भले ही कथाकार माने, लेकिन जो मूल संवेदना है कविता की वो उनकी पूरी यात्रा में मौजूद है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि रचनाकार को उसका मूल्यांकन करना, ऐसे बहुत छोटे छोटे विचार हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। वो जो हिमालय के बारे में लिखते तो हिमालय की सुंदरता का वर्णन नहीं है, हिमालय को वर्तमान संदर्भ से जोड़ करके उसकी व्याख्या करती हैं कि हम बात हिमालय करते, लेकिन जरा हम भी देख लें कि हमारी जो मानवता का जो हिमालय है वो हम कहां पहुंचा हुआ है। एक आखिरी बात वो ये है कि उनका जीवन देखा जाए। जो बार बार हम कहते हैं कि वो चाय का पीते, इसकी बात नहीं। आप उनके जीवन में अगर क्रम उठाएं, समय के साथ उनकी जो रचनाएं आती हैं वो अपने समय का एक आख्यान है, और वो आख्यान जो जीवन के साथ बहुत गहरे से जुड़ा हुआ, वो ये नहीं कि जीवन कुछ और रचना कुछ और। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रचना है वो जीवन पर प्रभाव डालती है, और कई बार जो जीवन है वो रचना को भी प्रभावित करता है। कृष्णा सोबती ने अपने समय को प्रभावित किया, अपनी रचनाओं से अपने समय की जो सच्चाइयां उनको रेखांकित किया, और इस बात को भी रेखांकित किया कि आलोचना का जो दायरा है वो कितना सीमित दायरा है, कितने सीमित संदर्भों में यथार्थ की बनी बनाई श्रेणियों में उनको देखा और समझा गया। शुक्रिया।